हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम कोई वीडियो नहीं आया है। तो मैं थोड़ा एक्चुअली बिजी चल रही थी, तो इसलिए वीडियोस नहीं बना पाई। तो आज मैंने आपके लिए एक नया वीडियो बनाया है जो कि न्यू क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 में है। तो इससे पहले हमने हैंडी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डिस्कस किया था, जो कि हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर आता है। तो अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरीज के अंदर बात करते हैं तो थ्योरीज को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले है ट्रेडिशनल थ्योरी, फिर है न्यू क्लासिकल थ्योरी और फिर है मॉडर्न थ्योरी। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, न्यू क्लासिकल थ्योरी इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए ह्यूमन रिलेशंस ऑफ थॉट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें जिसमें हमारे हैंडी फ्यूल थे या एफडब्ल्यू टेलर थे, उनका मानना ये था कि जो ह्यूमंस हैं दीज आर द मशीन्स। ठीक है, ह्यूमंस मशीन की तरह हैं और उनसे हमें मशीन की तरह ही काम करवा सकते हैं। लेकिन हर थ्योरी की या हर अप्रोच की कुछ कमियां होती है स्टूडेंट्स, है ना। तो उन्हीं कमियों को, उन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए न्यू क्लासिकल थ्योरी को लाया गया। और जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो दीज आर नॉट द मशीन। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ने कहा कि जो ह्यूमंस हैं वो मशीन नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दीज इट इज ए मशीन। और जो ह्यूमंस हैं दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ दैट मशीन। ठीक है, तो ह्यूमंस जो है वो मशीन नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है। और जो ह्यूमंस हैं वो उसके ऑर्गन्स हैं और वो उसके पार्ट्स हैं। ठीक है। और न्यू क्लासिकल थ्योरी का कहना ये था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, वो भी बहुत लार्जली इफेक्ट करता है। तो इट हैज एडिड, मॉडिफाइड एंड इन सम वे एक्सटेंडेड द क्लासिकल थ्योरी। तो है तो ही क्लासिकल थ्योरी का ही, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। The basic assumption of this theory is that the psychological and social aspect of a worker as an individual and his work group out to be focused on। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है या जो हमारा सोशल एक्सपेक्ट है वर्कर का, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्ट करता है। इन द क्लासिकल थ्योरी द ऑर्गेनाइजेशन emphasized order, structure, economic factors and formal organization and the objective rationality, whereas न्यू क्लासिकल थ्योरी emphasized social factors। जो हमारी जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी उसने किस पे इम्पैक्ट करा है, किसके ऊपर फोकस किया है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लेकिन जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है उसने किसको फोकस करा है, उसने सोशल फैक्टर्स को, इमोशनल इमोशनल फैक्टर्स को फोकस करा है। कि जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो जो हमारे एक स्ट्रक्चर है या जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो ही एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे लाइक सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। सो द ह्यूमन रिलेशन इट इज a जनरल टर्म that is frequently used to describe how a manager interact with their employees। तो ह्यूमन रिलेशन क्या होता है कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ में कैसा बिहेव करता है, उनके साथ में कैसा ट्रीट करता है, कैसे इंटरेक्शन है उन दोनों के बीच में। ठीक है, so this is about the human relation। The importance of the human relation is included in two aspects: the organization situation should be observed in social terms as well as the economical and technical terms, and in the terms of clinical method it is similar to the doctor's diagnosis of the human organisms। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन की बात करें तो जो सोशल और जो इकोनॉमिकल जो टर्म्स हैं वो, और एक ह्यूमन का बिहेवियर, ठीक है, जो सोशल और जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो इकोनॉमिकल टर्म्स हैं, उसको समझने के साथ साथ हमें एक ह्यूमन का बिहेवियर भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज जस्ट लाइक ए डॉक्टर्स डायग्नोसिस ऑफ ए प्रॉब्लम ऑफ ए ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यू क्लासिकल थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि न्यू क्लासिकल थ्योरी है क्या।
New classical approach was developed by many years ago because it was believed that classical theory did not achieve the complete production efficiency and the workplace harmony. तो न्यू क्लासिकल थ्योरी को क्यों लाया गया? क्योंकि इसका कहना ये था कि केवल क्लासिकल थ्योरी ही जो है हमारी जो ह्यूमन रिलेशन जो हेनरी फियोले प्रिंसिपल्स दिए हैं या जो एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं केवल वही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बल्कि द मैनेजर स्टिल ऑब्जर्व द फ्रस्ट्रेशंस एंड द डिफिकल्टीज because the people always do not prefer to follow the estimated or the rational patterns of behavior. ठीक है, तो मैनेजर को एक ह्यूमंस का जो बिहेवियर है उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. Hence, there was a greatest interest in assisting the managers to deal more effectively with the people side of the organization. तो यहाँ पर जो सारा जो फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर ना हो करके या उसके रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर ना हो करके बल्कि एक ह्यूमंस के ऊपर इसका सारा फोकस है कि ये जो ह्यूमंस हैं जो पीपल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उनका कैसा observations है. New classical approach reflect a slight modification over the classical approach. तो यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच जो है उसके ये उसका एक मॉडिफिकेशन वर्जन है, एक मॉडिफाइड वर्जन है. The new classical approach identify the importance of psychological and social aspect of the workers as well as the individual and their relationship within and among the group of the organization. तो न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है वो किसको फोकस करती है, उसमें जो ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया गया है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को दिया गया है और सोशल फैक्टर्स को दिया गया है एक वर्कर के, और वो कैसे उसकी कैसे रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनके साथ में उसकी रिलेशनशिप कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, और जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है और उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है. तो न्यू क्लासिकल थ्योरी में इसी चीज के ऊपर फोकस किया गया है. The new classical theory gained the importance specifically in the rise of the Hawthorne experiment. तो ह्यूमन बिहेवियर को जज करने के लिए या उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसको हम हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. ठीक है, तो हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को ही मेजरमेंट करते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एल्टन मेयो फ्रॉम 1924 टू 1932. ठीक है, तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कि हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसमें हम ह्यूमन रिलेशंस को ही मेजरमेंट करते हैं. ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका रिलेशनशिप कैसा है. ठीक है, इसको चेक करने के लिए ही हमारा एक हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसको करने वाले कौन थे, एल्टन मेयो थे. द इंसेप्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल थ्योरी. अब ये थ्योरी को क्यों लाया गया, द न्यू क्लासिकल थ्योरी इट इज द एक्सटेंसिव वर्जन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी. मैंने अभी आपको बताया है कि इट इज ए मॉडिफाइड वर्जन, इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी विच इंक्लूड्स द बिहेवियर साइंस एंड द बिजनेस मैनेजमेंट. अब यहाँ पर हम केवल बिहेवियर पर ही फोकस करते हैं, ना तो हम यहाँ पर कोई सी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना ही यहाँ पर हम किसी रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं. So in this theory, the organization it is the social system and its performance is affected by the human efforts. तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि जो organization है एक social system है और and it is largely affected by the human behavior and by the human relationship. So in the classical theory emphasized the mechanical and psychological variables and deemed that the primary factor is the inferring its efficiency. However, when the efficiency was checked, it was found that the positive aspect of these factors did not evoke a positive response in the work behavior. So the researchers tried to specify the reasons for the human behavior at a job. They eventually led to the arrangement of the new classical theory of the economics. So new classical theory stated that the organization it is a mix of both formal and the informal aspect of the organization, and this aspect was ignored in the classical theory. The organizational informal structure is majority formed due to the social interaction with the workers, and this effect and gets affected by the organizational formal structure. ठीक है, disputes between the organization and the workers often exist, but this needs to be resolved immediately as the problem persists. तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है उसका कहना ये था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे कुछ फॉर्मल एस्पेक्ट भी होती है, कुछ इनफॉर्मल एस्पेक्ट भी होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है. तो क्लासिकल थ्योरी में कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें ये इस एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया है. ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनफॉर्मल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सोशल इंटरेक्शन विद द वर्कर्स, विद द ऑर्गेनाइजेशंस, विद द आउटसाइड वर्कर्स, ठीक है, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. जैसे कि अगर एक मैनेजमेंट का वर्कर्स के साथ में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो अगर हम उसको टाइम रहते हुए रिजोल्व नहीं करेंगे तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है.
So now we will discuss about the features of the new classical theory. तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है उसका मानना यह था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इट इज ए सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल सिस्टम है। हमें यहाँ पर सोशली होना पड़ता है, हमें हमारा बिहेवियर देखना पड़ता है, रिलेशनशिप देखनी पड़ती है, एक रिलेशनशिप बनाकर रखनी पड़ती है वर्कर्स को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। Human factors are regarded as the most important element in the organizations. Again, I am telling you, according to the new classical theory, जो human factors हैं, human का behavior, उसके relationship, it is the most important element in the organizations. क्योंकि ये जो human behaviors है या जो human का जो relationship है, वो किसी भी organization को उसकी efficiency को largely affect करता है। This theory revealed that the importance of the social and psychological factors in determining the workers productivity and the satisfaction। definitely अगर जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनका सोशल सिस्टम और उनका साइकोलॉजिकल सिस्टम है ना, वो सही नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उसके सेटिस्फेक्शन के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल, जैसे मान लीजिए किसी वर्कर है और उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, या फिर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली उसके रिलेशंस भी अच्छे नहीं होंगे लोगों के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी को और उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को कहीं ना कहीं लार्जली इफेक्ट करेगा। The management aims to develop social and leadership skills among with the technical skills. It must be डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, केवल यही नहीं कि हमें सोशल और लीडरशिप स्किल को ही या हमें केवल टेक्निकल स्किल्स को ही इसको इम्प्रूव करना है कि मशीनों पे कैसे काम करना है या ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ हमें उसके सोशल और लीडरशिप स्किल्स के ऊपर भी काम करना जरूरी है, जिससे कि उसका वेलफेयर हो सके वर्कर्स का और ऑर्गेनाइजेशन का भी वेलफेयर किया जा सके। लास्ट है मोरल एंड प्रोडक्टिविटी वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोरल और प्रोडक्टिविटी दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए बहुत ज्यादा। नाउ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन द न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। इन केस ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर द वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज मोर इफेक्टिवली। It's shorter chain of communication and it is free from the hierarchical control। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है। फ्लैट स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है कि वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करे, तो जिससे कि वो क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और मोटिवेट होते हैं अच्छे काम करने के लिए, और उनको भी लगता है कि हमें भी कुछ रिगार्ड दिया जा रहा है या हमें भी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर दी जा रही है, तो जिससे कि उनका जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या मैनेजमेंट के साथ में वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिस्पर्स कर दी जाती है। डिस्पर्स मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो अपने पास तो कुछ पावर रखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है, जो छोटे मोटे जो डिसीजंस लेने की जो पावर है वो अपने एम्प्लॉयज को भी देता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है for the better relations and for the better behavior of the workers। ठीक है, नेक्स्ट है informal organization। The new classical theory emphasize the need for the both formal and the informal organization। The formal organization indicate the motive of the top management for the interaction among the people, and informal organization is significant to promote the adequacy of the formal organization to satisfy the social and psychological needs of the people। तो अगर हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हम केवल टॉप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को ही ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन जब हम एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें टॉप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखने के साथ साथ जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को भी और उनकी जो नीड्स होती हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी का कहना यह था कि हमें केवल ये नहीं कि टॉप मैनेजमेंट को ही कि जो उनकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको ही ध्यान में रखना है, बल्कि हमें जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, जो ह्यूमन है उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ द क्रिटिसिजम्स ऑफ द न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, किसी भी चीज की अगर कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरी के अपने कुछ एडवांटेज हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सो इन द सेम वे न्यू क्लासिकल थ्योरी की भी कुछ उसको भी काफी लोगों ने क्या करा है, क्रिटिसाइज किया है।
तो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिस पे क्रिटिसाइज किया गया है? पहला है द assumption on which the new classical theory is formulated is sometimes not true. Thinking that there is always the possibility to find a solution that is acceptable to all is not always true. There are several conflicting interests among the distinct group that are merely structural and not psychological. This aspect is not covered in new classical theory. No specific organizational structure is suitable for all the organization. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हमें जो हम चीज सोच रहे हैं या जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड किया है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हो। ठीक है, हो सकता है कि मैंने जो स्ट्रक्चर डिसाइड किया है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हो लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल ना हो, क्योंकि सभी का जो स्ट्रक्चर है, जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो दे आर डिफरेंट। तो जो हमने चीज डिसाइड करी है हो सकता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सही सटीक बैठ जाए लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सटीक ना हो। सो इट इज जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है इट इज नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू क्लासिकल थ्योरी, इट इज ओनली a modification of the classical theory. It also suffered from the similar drawback from which the classical organization theory suffered. It lacked a unified approach to organization. This theory has been criticized by the fact it is nothing more than a common place of descriptive and empirical information, as it has mainly relied on Hawthorne experiment. तो न्यू क्लासिकल थ्योरी का कहना है कि जो इसके जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है उनका ये कहना है कि केवल एक सिंपली ये क्या है, एक एक्सटेंशन है क्लासिकल थ्योरी का, और जो क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो सेम यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो टोटली रिलाई करती है, टोटली फोकस करती है ऑन द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके अंदर हम केवल ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर को चेक करते हैं। ठीक है, कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो कैसे चेक होता है, कैसे चेंज होता है, उसके रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे बनती है, वो कैसे चेंज होती है, वो सभी जो चीजें होती हैं वो हमारा हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है। तो स्टूडेंट्स ये सभी चीजें हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी का पार्ट थी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ सकूं।